अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने हर्षवर्धन तक पढ़ा था। अब उसके आगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में, दरअसल मध्यकालीन भारत का इतिहास 700 ईस्वी से लेकर के और 1707 या 1757 ईस्वी तक चलता है। अब ये लगभग 700 हमने क्यों कहा? लगभग 700 इसलिए कहा कि यहाँ 712 या 750 दोनों में से किसी को भी माना जा सकता है। 712 इसलिए क्योंकि 712 में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। तो कुछ इतिहासकार मध्यकालीन भारत को यहाँ से शुरू करते हैं 712 ईस्वी से, लेकिन मोटे तौर पे ज़्यादातर इतिहासकार इसको 750 ईस्वी से शुरू करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 या 750 जो भी मानना है आप मान लीजिए, यहाँ से शुरू होता है। जब हम 1000 साल का इतिहास पढ़ते हैं तो उस वक्त में इतिहास के विभाजन में ये छोटा सा वर्ष अंतराल 30-35 साल का वर्ष अंतराल कोई बहुत मायने रखता नहीं है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 या 750 से शुरू होता है और फिर ये आकर के ख़त्म होता है। तब फिर से दो तारीख आ जाता है हमारे सामने, 1707 और 1757। तो 1707 क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो कुछ इतिहासकार औरंगजेब की मौत को ही मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत के शुरुआत मानते हैं। यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब ये माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि इसके साथ ही मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है और इसके साथ एक नए भारत की शुरुआत होती है जिसको हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन एक घटना 1757 में घटी थी, वो है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के बाद भारत में आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार कर रही थी, व्यापार करने के लिए आई थी ब्रिटेन से, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, वो 1757 के प्लासी युद्ध में जीत हासिल करने के साथ ही भारत के भीतर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। यानी एक राजनीतिक शक्ति उसके पास आ जाता है, राजनीतिक सत्ता उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो बंगाल के शासक को पराजित कर चुका होता है। और बंगाल में इसके बाद जो भी बंगाल का नवाब बनता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दया पर ही बनता है। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है। तो इसलिए इसको कुछ इतिहासकार 1757 को मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत को मानते हैं। ये जो इतिहासकार 1757 को मानते हैं उसमें सर जदुनाथ सरकार का प्रमुख नाम है। सर जदुनाथ सरकार पटना यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे इतिहास के। तो उनका ये मानना है, वो मानते हैं 1757 ईस्वी को मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत। तो इस तरीके से इतिहास का डिवीजन है। तो मध्यकालीन भारत में हम मुख्य तौर पे 712 से लेकर के 1757 तक का इतिहास पढ़ेंगे। और यहाँ मध्यकालीन भारत को तीन हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक पूर्व मध्यकाल जो 1712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक चलता है। दूसरा दिल्ली सल्तनत का काल जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। और तीसरा मुगल काल जो 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 या 1757 ईस्वी तक चलता है। तो इस तरह मध्यकालीन भारत को तीन हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है। अब ये जो पूर्व मध्यकाल है, यहाँ पे दो तरह की घटनाओं को हम देखते हैं, दो तरह के राजनीतिक घटना। पूर्व मध्यकाल में
कुछ स्वदेशी राज्य का क्षेत्रीय राज्य का उदय होता है। क्षेत्रीय राज्य जिसका जिसका ऐसे राज्य जिसका प्रभाव पूरे भारत पे नहीं रहता है, बल्कि भारत के कुछ क्षेत्र विशेष तक सीमित होता है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इस तरह के राज्य दिखाई देते हैं। दूसरा, ये वही काल है जब भारत पर 3 विदेशी आक्रमण होता है। इसी काल में भारत पर 3 विदेशी आक्रमण होता है। एक आक्रमण होता है आपका मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है। एक दूसरा आक्रमण होता है महमूद गजनवी का और तीसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। तो इस तरह जो पूर्व मध्यकाल है 712 से लेकर के 1206 ईस्वी, यहाँ हम 2 तरह की घटनाओं को देखते हैं। एक जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है भारत के भीतर, उसको देखते हैं, और दूसरा ये 3 जो विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पे आक्रमण होता है। पहला मोहम्मद बिन कासिम का, फिर महमूद गजनवी का और फिर मोहम्मद गोरी का। इन 3 आक्रमणों को हम देखते हैं। इस समय जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है उसमें उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में इस तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। आप जानते हैं कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हमने हर्षवर्धन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही हर्षवर्धन का जो साम्राज्य होता है, और ये जो हर्षवर्धन का साम्राज्य होता है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत तक सीमित रहता है। पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में सीमित होता है। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य होता है वो साम्राज्य उसकी मौत के साथ ही बिखरने लगता है और धीरे धीरे वो वहाँ उसकी जगह पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। तो ये राज्यों का उदय सिर्फ उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में नहीं होता है, बल्कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, यानी भारत के चारों हिस्सों में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसपे अलग अलग राजवंशों का शासन होता है। तो ये 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक जिन शासकों का शासन रहता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, या जिन राजवंशों का शासन रहता है, वो राजवंश के शासक खुद को राजपूत के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान राजपूत के रूप में स्थापित करते हैं। इस वक्त के जो शासक होती है उनकी सामाजिक पहचान किस रूप में होती है? राजपूत के रूप में होती है। इसीलिए 712 से और 1206 ईस्वी तक का जो काल है, इसको भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत काल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो भी शासक या राजवंश भारत के ऊपर शासन करता है, वो खुद को राजपूत के रूप में ही अपनी पहचान बताता है। इसीलिए इस काल को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम इस तरह के जो क्षेत्रीय राजपूत राज्यों का उदय हुआ उसको पढ़ेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी में शुरू होता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, और उसके साथ ही भारत में गुलाम वंश का शासन प्रारंभ होता है, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जब बाबर के हाथों पानीपत के युद्ध में पराजित होता है, उसके पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। और 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है। और ये मुगल वंश चलता है आपको 1700, बल्कि ये मुगल वंश चलने के लिए तो 1857 तक चलता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह तक बहादुर शाह जफर भारत के एक नाम मात्र के शासक के रूप में अंग्रेज उसको बनाए रखते हैं। लेकिन 1857 ईस्वी में के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, और उस कानून के जरिए भारत से मुगल शासन की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम मुगल काल या यहाँ आधुनिक भारत के हिस्से, ये मध्यकालीन भारत के हिस्से के रूप में हम 1526 से 1757 तक की घटना को पढ़ेंगे, और 1757 से बाद की जो घटना है उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और जो मुगल वंश का
फाइनली खात्मा होता है वो 1858 में होता है। तो बाकी के हिस्से को हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो ये रहा मध्यकालीन भारत का एक परिचय, जिसमें हमने ये आपको बताया कि मध्यकालीन भारत को पूरा हम किस किस रूप में पढ़ेंगे। तो कल से हम मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू करेंगे।